एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स रिटन टेस्ट सिलेबस में मैथ, आईक्यू, इंग्लिश ग्रामर, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज और एएसएफ रिलेटेड सवाल शामिल हैं। सबसे पहले हम मैथ का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि x + 4 = 9 और बताएं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हल करने का सिंपल तरीका ये है। तो आपने लिखना है x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ जो भी वैल्यूज़ होंगी हम उसको = या बराबर है के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इस अलामत को उर्दू में कहते हैं बराबर है और इंग्लिश में कहते हैं =। तो अब x के साथ क्या है, +4 है, तो हम इस +4 को इस साइड पे ले जाएंगे। लेकिन जब इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो इसके साथ जो भी अलामत होगी उसके अपोजिट हो जाएगी, उसके उलट हो जाएगी। यानी कि अगर ये यहाँ पे +4 है तो = की इस साइड पे जाके ये +4 -4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x को हम वैसे लिख देंगे और दरमियान में लिखेंगे बराबर है। इसके अलावा यहाँ पे +4 है, मैंने आपको बताया था कि इसको जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये -4 बन जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 9 ये वाला, और +4 की जगह हम यहाँ पे -4 लिख देंगे। तो अब इसको हम नफ़ी कर लेंगे, x = 5, ये इसका आंसर होगा। अब सेम इसी तरह दूसरा सवाल हल करते हैं। अगर यहाँ पे हो x - 7 = 11, यहाँ पे हमने एक प्लस वाला हल किया था, अब यहाँ पे माइनस वाला हल करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया है, जब इस तरह की इक्वेशन होगी तो सबसे पहले आपने ये देखना है x के साथ जो भी वैल्यू हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो हम उसको ये जो अलामत है = की इसके इस साइड पे ले, यानी कि = की अलामत ये है तो हम इस वैल्यू को इस साइड पे ले जाएंगे। लेकिन जब उसको ले के जाएंगे तो शर्त ये होगी इसके साथ जो भी अलामत होगी वो उसके उलट हो जाएगी। कैसे, ये आ गया x और इसको हमने उधर लेके जाना है, बाकी = यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे है 11 और अब जब हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो इसके साथ -7 है तो ये +7 हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी 11 + 7 18। अब आप लोगों के लिए सवाल है x - 5 = 6। ये सवाल आपने हल करना है इसी मेथड को फॉलो करते हुए जो मैंने आपको बताया है, और इसका जवाब आपने कमेंट में बताना है। एएसएफ रिटन टेस्ट इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल है चेंज ऑफ किबला 2 हिजरी। किबला कब चेंज हुआ? 2 हिजरी में। अब सबसे पहला जो मुसलमानों का किबला था वो मस्जिद अल अक्सा था। लोग मस्जिद अल अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा करते थे। फिर 2 हिजरी में ज़ोहर की नमाज के वक्त जो है अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया और जो है किबला चेंज हुआ। फिर किबला जो है खाना काबा बना दिया गया। द नमाज तरावी कैन बी ऑफर्ड बिटवीन सलात ऑफ इशा एंड फजर। नमाज तरावी जो है इशा और फजर के दरमियान पढ़ी जा सकती है। यानी कि नमाज तरावी हम इशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज से पहले पहले तक हमारे पास टाइम होता है, हम नमाज तरावी अदा कर सकते हैं। पर्सन फॉर जमात 2, यानी कि मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं जमात के साथ नमाज अदा करने के लिए? तो जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। तकबीर इन नमाज जनाज़ा 4। नमाज जनाज़ा में कितनी तकबीरात होती हैं? 4 होती हैं। लास्ट वीडियो हमने ये पढ़ा था कि नमाज ईदैन में 6 तकबीरात होती हैं, जबकि नमाज जनाज़ा में 4 तकबीरात होती हैं। नमाज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग सनराइज, सनसेट एंड सन एट द मिड। या नमाज पढ़ना
कब मना किया गया है, किन औकात के दौरान? सनराइज़ यानी कि जब सूरज तलू होता है, सनसेट जब सूरज ग़रूब होता है, सन एट द मिड या सूरज जो है वो बिल्कुल मिड में होता है, दरमियान में होता है। इन औकात में नमाज़ पढ़ने से मना किया गया है। उसके बाद है जी, ये हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, रकू, सजू, जलसा एंड कादा किसको कहते हैं? रकू रकू हम कहते हैं जब हम सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, तो उस वक्त जो हम अमल करते हैं उसको हम कहते हैं रकू। सजूद कहते हैं जब हम सजदा करते हैं, उसको हम सजूद कहते हैं। जलसा कहते हैं दो सजदों के दरमियान का जो वक्त होता है उसको हम जलसा कहते हैं, यानी कि हम एक सजदा अदा करते हैं, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, फिर बैठ जाते हैं। उस बैठने का जो वक्त है उसको हम जलसा कहते हैं। उसके बाद है कादा। कादा किसे कहते हैं? कादा कहते हैं जब हम अत्तहियात में बैठते हैं तो उसको कादा कहते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 1956 का आइन। 1956 का आइन कब बना और कब मंजूर हुआ, ये सारी चीज़ें। उससे आगे हम पढ़ते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि 1956 का आइन जो है 1958 तक ही चला था। उसकी वजह ये थी कि 1958 में मार्शल लॉ लगा था। तो आज हम उसी मार्शल लॉ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या था। फर्स्ट मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 को लगा। और ये किसने लगाया? ये मार्शल लॉ जनरल अयूब ख़ान ने लगाया, इम्पोज्ड बाय जनरल अयूब ख़ान। और इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो सिकंदर मिर्ज़ा सदर थे पाकिस्तान के, उनको डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद जब मार्शल लॉ लगा तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के फ़िरोज़ ख़ान नून। और ये मार्शल लॉ कितने अरसे तक लगा रहा? 1958 से 1962 तक मार्शल लॉ लगा रहा। उसके बाद मार्शल लॉ ख़त्म हुआ। तो डेट आपने लाजमी याद रखनी है कि किस डेट से किस डेट तक मार्शल लॉ लगा। 7 अक्टूबर 1958 से 8 जून 1962 तक मार्शल लॉ लगा रहा। ASF जनरल नॉलेज पोर्शन में हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, तो कुछ और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में सवाल अक्सर पूछा जाता है। पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? 1 जनवरी 1995 1995 को बनी और इसका हेड क्वार्टर जनीवा में है। जनीवा जो कि स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल भी है और स्विट्ज़रलैंड का शहर भी है। सवाल आ सकता है कि WTO से क्या मुराद है, WTO कब बना, WTO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है WHO। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है 7 अप्रैल 1948 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और इसका हेड क्वार्टर भी जनीवा में है जो कि स्विट्ज़रलैंड का शहर है। तो WTO और WHO दोनों का हेड क्वार्टर एक ही शहर में है, जनीवा में। और इनकी जो डेट हैं वो मुख्तलिफ हैं। WTO 1995 में बना जबकि WHO 1948 में बना। अब आपने एक डेट याद की होगी 1948, जिसमें कायद-ए-आज़म का इंतकाल हुआ। तो उसके साथ आपने अब दो चीज़ें याद रखनी हैं कि 1948 में कायद-ए-आज़म की वफ़ात भी हुई और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इदारा भी बनाया गया। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ये इदारा कब बना? 1 जुलाई 1944 को बना और इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन में है। वाशिंगटन जो कि USA में है और इसका पूरा नाम है वाशिंगटन DC। DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया।
उसके बाद ये सवाल पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक जो है किस मुआहदे के तहत बनाया गया, किस एग्रीमेंट के तहत बनाया गया। उस एग्रीमेंट का नाम है ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट। तो सवाल ये भी आता है कि वर्ल्ड बैंक किस मुआहदे के तहत या किस एग्रीमेंट के तहत बना। चलें एएसएफ पार्ट में एवरीडे साइंस का पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं। एवरीडे साइंस में सबसे पहले है HMPV। HMPV का मतलब क्या होता है? HMPV का मतलब है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। आजकल ये चाइना में जो है फेमस हुआ था, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, तो इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट है। सवाल आ सकता है कि HMPV का मतलब क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। उसके बाद है जी न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। न्यूक्लियस हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, राइट। तो सवाल ये आता है कि जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था? उस साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड। नेक्स्ट, एप्पल इज़ रिच इन आयरन। एप्पल में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है या कौन सी चीज़ एप्पल में वाफिर मिकदार में होती है? तो वो है आयरन। उसके बाद है विटामिन सी इज़ आल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, यानी कि विटामिन सी के दो नाम हैं, विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद है जी ऑरेंजेस आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ऑरेंजेस जो है उसमें वाफिर मिकदार में क्या चीज़ पाई जाती है? विटामिन सी जो है ऑरेंजेस में वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। उसके बाद है जी काऊ मिल्क इज़ ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। काऊ मिल्क जो होता है वो उसमें विटामिन ए वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। अब कैल्शियम भी होता है, बाकी प्रोटीन भी होता है मिल्क में, लेकिन अगर वो स्पेशल पूछे कि काऊ मिल्क में क्या चीज़ जो है वाफिर मिकदार में होती है या काऊ मिल्क किस चीज़ का रिच सोर्स है, तो उसका आंसर है विटामिन ए। इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे प्रेपोजिशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इस चीज़ की प्रैक्टिस की थी कि प्रेपोजिशन में जो इन है, वर्ड इन किन किन जगहों पर इस्तेमाल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑन किन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ऑन तब इस्तेमाल होगा जब हम ये कंपेयर करेंगे कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर है। जैसा कि पिक्चर में ये दिखाया गया है कि टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, तो हम कहेंगे बुक ऑन द टेबल, बुक ऑन द टेबल। तो अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो और हमें सवाल हल करने में आसानी हो। शी इज़ सिटिंग, तो इसमें क्या आएगा? शी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, क्योंकि चेयर के ऊपर ही कोई बैठता है, चेयर के नीचे नहीं बैठता, अबव नहीं बैठता। तो इसमें जो सूटेबल प्रीपोजिशन आएगा इस फिक्रे में, शी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डैश द वॉल। अब पेंटिंग जो है वो दीवार के ऊपर होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पे भी ऑन का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द वॉल। पेंटिंग जो है वो इन यानी कि दीवार के अंदर नहीं होती, और एट भी नहीं होती, और टू भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑन। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द वॉल। थर्ड हमारे पास सेंटेंस है, अब बताएं कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। ही इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन, कि वो फ़ोन पे बात कर रहा है। ही इज़ टॉकिंग इन द फ़ोन, ही इज़ टॉकिंग एट द फ़ोन, ही इज़ टॉकिंग विद द फ़ोन। अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो इन द फ़ोन नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी अगर फ़ोन पे बात करता है वो तो फ़ोन के अंदर जाके बात नहीं करता,
और ऐड भी नहीं आएगा ही इज़ टॉकिंग विद द फ़ोन, कि वो बात करने वाला फ़ोन से बात नहीं कर रहा होता बल्कि फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तो हम इसका ए ऑप्शन ठीक करेंगे कि ही इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन। इसके बाद एएसएफ रिलेटेड सवालात हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने एएसएफ से रिलेटेड सवालात हल किए थे, तो पहले जो वीडियोस हैं तकरीबन 8 से 10 लेक्चर्स हैं, पहले 8-10 लेक्चर, उनमें हम एएसएफ से रिलेटेड जितने भी सवालात आ सकते हैं उन वीडियोस में हमने उनको कवर कर लिया है। क्योंकि एएसएफ एक्ट ने हमने नहीं पढ़ा, बल्कि जो जर्नल चीज़ें हैं एएसएफ के बारे में वो हम ऑलरेडी ही कंप्लीट कर चुके हैं।